गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी। आज के इस चैनल के अंदर हम बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है वे प्रोटीन। आप लोगों ने वे प्रोटीन के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। जो भी लोग जिम जाते हैं उनको क्रिएटिन प्रोटीन, वे प्रोटीन के बारे में काफ़ी अच्छे से मालूम होता है कि ये प्रोटीन क्या होता है। तो देखो, आज इनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। वे प्रोटीन को जानने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू बायोलॉजिकल वैल्यू क्या चीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जैविक मूल्य, और इंग्लिश के हिसाब से इसका नाम होता है बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो देखिए, हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी एनी टाइप ऑफ फूड इफ़ वी आर इनटेकिंग इन आवर बॉडी, तो जो भी हम फूड ले रहे हैं, तो हमारे फूड बॉडी के अंदर कैसे एनर्जी देता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये भोजन जो है वो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो सबसे पहले डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, इस एंजाइम, जितने भी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, ये इस भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। यानी हमारी बॉडी में सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। और उस डाइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो भी हमने खाना खाया है उसके जो बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगी। डाइजेस्ट होने के बाद में अब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स उस कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गए, किसी एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट हो चुके, अब ह्यूमन बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। यानी पहले पाचन होता है और उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होता है। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा तो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल की जो सिंपल यूनिट होती है, जैसे प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में, फैट टूटेगा फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बनेगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, जो कि सिंपल यूनिट में बदल जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में जाती है। और ब्लड के बाद में जितने भी यूनिट है वो ब्लड से ट्रेवलिंग करते करते सेल में जाती है, और सेल के अंदर उनका रेस्पिरेशन होता है। मोस्टली ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में सेल में जाता है और सेल में रेस्पिरेशन होता है। और जब रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी के फॉर्म में बनेगी ATP। ये सारा का सारा प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने पाथवे बताया, जिसमें फूड बॉडी में गया, उसका डाइजेशन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके अंदर जो है वो ब्लड के अंदर गया, और ब्लड से होता हुआ फिर हमारे रेस्पिरेशन जो है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन करता है, और उसके बाद में जितने भी बायोमोलिकुल है ये बॉडी के अंदर इस टाइप से डाइजेस्ट होता है, मतलब बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं। और उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर क्या मिलती है, एक एनर्जी करेंसी बनती है जिसको हम ATP। ये तो हो गया बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस कि हाउ बॉडी डाइजेस्ट टू बायोमोलिक्यूल्स, हाउ इट एब्जॉर्ब, एंड उसके बाद में उसका ब्रेक डाउन, उसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है। अब अगर हम बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी भोजन आपके शरीर में डाइजेस्ट हुआ है, एनी टाइप ऑफ फूड विच डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, तो डाइजेस्ट करने होने के बाद में उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद में फिर वो ब्लड के रास्ते से जब सेल में जाता है, तो सेल कई तरह की होती है। सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल होती है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट सेल है मसल्स। ठीक है, और मसल्स के अंदर जाकर के कुछ प्रोटीन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वो एक्यूमुलेट होते हैं तो इसका मतलब वो शरीर के अंदर इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू। तो बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है कि प्रोटीन की वह मात्रा या किसी भी बायोमोलिक्यूल की वह मात्रा जो आपके शरीर के अंदर स्टोर होता है, जो आपके शरीर के एक्यूमुलेट होता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। यानी जो भी आपने खाना खाया पहले डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्प्शन के बाद में उसका वो अमाउंट जो आपके शरीर की सेल्स के अंदर वो अमाउंट जो शरीर के सेल के अंदर एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू। अब बायोलॉजिकल वैल्यू को हम एक फॉर्मूले से समझे तो देखो, बायोलॉजिकल वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NR/NA इंटू 100। NR/NA इंटू 100। NR का मतलब क्या होता है, NR का मतलब होता है नाइट्रोजन अमाउंट रिटेन इन बॉडी। यानी नाइट्रोजन का वो अमाउंट जो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, रिटेन हो रहा है। फिर उसके बाद Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है नाइट्रोजन अमाउंट एब्जॉर्ब इन बॉडी। यानी नाइट्रोजन का वो अमाउंट जो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है।
यानी सीधी सी बात है कि नाइट्रोजन जो हमने लिखा है, तो नाइट्रोजन क्यों लिखा है? आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन टूटते हैं तो क्या बनता है? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड के अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारी मसल्स के अंदर प्रोटीन एक्यूमुलेट हो रहा है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी मसल्स के अंदर अमीनो एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और अमीनो एसिड अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो हर अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। इसका मतलब आपकी बॉडी में जहाँ पर प्रोटीन स्टोर हो रहा है वहाँ एक्चुअल में क्या स्टोर हो रही है? नाइट्रोजन। तो सवाल ये आते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन कितना एब्जॉर्ब हुआ, यानी नाइट्रोजन कितना एब्जॉर्ब हुआ, और फिर उसके बाद में जो एब्जॉर्ब हो गया उस एब्जॉर्प्शन के अंदर से, उस एब्जॉर्ब अमाउंट के अंदर से कितना प्रोटीन आपकी बॉडी में मसल्स में जाके एक्यूमुलेट होता है, इसको हम एक्चुअल में क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, तो बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है कि जो प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है और एब्जॉर्प्शन के बाद में जो एब्जॉर्ब हो गया प्रोटीन, उसका कितना परसेंट भाग आपकी बॉडी में जमा हो गया है, रिटेन हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल वैल्यू। अब ये जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, ये वैसे तो हर प्रोटीन की अलग अलग होती है, कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि हर बायोमोलिक्यूल की अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन की देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं वे प्रोटीन। और वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि वे प्रोटीन क्या चीज़ होती है। अब सवाल ये आता है कि वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है? ठीक है, तो हमारा पहला सवाल ये आता है कि वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा क्यों होती है। यानी क्वेश्चन ये है कि वाई वे प्रोटीन हैव हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, कि वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा क्यों होती है। तो अब इसका सबसे बड़ा आंसर है वो है कि वे प्रोटीन हमारी बॉडी में फास्ट एब्जॉर्ब होता है। फास्ट एब्जॉर्ब क्यों होता है? क्योंकि वे प्रोटीन के ऊपर HCl अटैक नहीं करता। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ हमारी बॉडी में जो भी चीज़ एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन से पहले वो डाइजेस्ट होगी। और डाइजेस्ट कब होगी? जब वो HCl के पास से गुजरेगी। लेकिन वे प्रोटीन के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मोस्टली अटैक नहीं करता। अब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक नहीं करेगा, इसका मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेशन में टाइम जो लगता है वो बच जाएगा, और डाइजेशन के टाइम को जो है क्रॉस करते हुए सीधा कहाँ जाएगा? एब्जॉर्ब। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वे प्रोटीन जब भी हम खाते हैं तो वे प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में जाने के बाद में ये सीधा जो है स्टोमक से होते हुए सीधा इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटीन है उसके ऊपर HCl इतना ज़्यादा अटैक नहीं करता, तो डाइजेशन में जो टाइम लगता है वो डाइजेशन में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट होता ही नहीं, सीधा आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इंटेस्टाइन में जाके सीधा क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो चीज़ एब्जॉर्ब जल्दी होती है लिक्विड की तरह, जैसे कोई भी हम लिक्विड पीते हैं, लिक्विड वगैरह जो है लेते हैं, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। तो इस तरह से ये सॉलिड होने के बाद भी, या लिक्विड सेमी सॉलिड होने के बाद बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब जल्दी से हो जाता है, और जितना जल्दी एब्जॉर्ब होगा तो ये मसल्स के पास जाएगा, और मसल्स के पास जाकर के सीधा क्या देगा? एनर्जी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये बॉडी में डाइजेशन में टाइम नहीं लेता है, सीधा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और मसल्स के पास जाता है। अब सवाल आता है कि वे प्रोटीन जो है वो एक्चुअल में है क्या, और किससे मिलता है? ऐसा कौन सा भोजन है जिससे ये प्रोटीन मिलेगा? क्या ये दालों से मिलता है? क्या ये किसी फंजाई से मिलता है, मशरूम से मिलता है, या किसी और लिक्विड से मिलता है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि वे प्रोटीन का जो सोर्स है वो कौन सा है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज सोर्स ऑफ वे प्रोटीन, यानी वे प्रोटीन जो है उसका मेन स्रोत क्या है, कहाँ से ये मिलता है। तो सोर्स ऑफ वे प्रोटीन की अगर बात करें तो सोर्स ऑफ वे प्रोटीन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्रोत होता है उसको हम कहते हैं काउ मिल्क। काउ मिल्क। आप सबको पता है कि दूध के अंदर प्रोटीन भी होता है, दूध के अंदर इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स भी होते हैं, इसके अलावा दूध के अंदर कैजिन प्रोटीन भी होता है, इसके अलावा दूध जो है उसमें शुगर भी होती है, लैक्टोज। दूध की अगर बात करें तो देखो दूध में सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ होती है वो बात करते हैं। दूध में इम्पोर्टेंट प्रोटीन होते हैं, और दो प्रोटीन दूध में इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं। 80% के आसपास तो होता है कैजिन, और 20%, 10 to 20% के आसपास होता है वे प्रोटीन। क्या होगा? वे प्रोटीन। इसके अलावा दूध के अंदर
कुछ जो है इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, यानी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन भी होते हैं, जैसे कि IgA जो बॉडी में इम्यूनिटी देगा, IgG भी होता है दूध के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दूध के अंदर कुछ विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, ये भी पाए जाते हैं। दूध के अंदर विटामिन E भी होता है थोड़ी बहुत मात्रा में, टोकोफेरॉल, जो हमारी बॉडी के अंदर मदद करता है, ब्यूटी विटामिन कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूध में और भी कुछ अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हो सकते हैं जो वे प्रोटीन के साथ पाए जाते हैं। तो दूध में बहुत सारी चीज़ होती है, इन सब के साथ दूध में एक शुगर भी होती है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि दूध अगर पीते हैं हम, तो हमारी बॉडी में ओवरऑल ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो तरह की शुगर मिलकर के लैक्टोज जो कि है, लैक्टोज मिलती है, जो कि दो तरह की शुगर है जिसको हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंटेंट दूध में होता है, फिर भले वो दूध गाय का हो या भले वो दूध जो है वो भैंस का हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर हम गाय के दूध की बात करें, तो गाय के दूध के अंदर जो है इम्पोर्टेंट प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं वे प्रोटीन। और ये वे प्रोटीन जो है वो कैसे प्राप्त होता है, तो देखो, जब हम किसी दूध को फाड़ते हैं, फाड़ने का मतलब जैसे दूध से पनीर बनाना है, रसगुल्ले बनाने हैं, दूध से हमें कोई आइटम बनानी है, तो हम क्या करते हैं, दूध को जो है फाड़ देते हैं। फाड़ने का मतलब उसको कोगुलेट करते हैं। कोगुलेट करेंगे तो दूध जो है वो जब उसको फाड़ देते हैं, तो फाड़ने के बाद में जो दूध जब पड़ा रहेगा, तो कुछ टाइम के बाद दूध के अंदर अलग अलग तरह के जो है लेयर बन जाती है। सबसे नीचे जो दूध के अंदर वाइट कलर का भाग देखने को मिलेगा, जो एकदम वाइट कलर का, जो एकदम ऐसा लगता है जैसे दूध एकदम अलग हो गया, मॉलिक्यूल्स सारे के सारे, ठीक है। तो छोटे छोटे जो कोगुलेट, छोटे छोटे जो पैलेट जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये जो वाइट कलर का भाग जो दिखता है, ये वाइट कलर का भाग एक्चुअल में दूध का प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं कैजिन। ये कैजिन प्रोटीन है। उसके बाद ऊपर की ओर एक हल्का सा प्लाज्मा की तरह लिक्विड देखने को मिलता है, एक पेल येलो कलर का लिक्विड देखने को मिलता है, और ये जो लिक्विड है इसी को हम कहते हैं वे प्रोटीन, ठीक है। तो दूध में वे प्रोटीन जो है वो कहाँ पर होता है, वो एक्चुअल में एक येलो कलर का लिक्विड है, जो अभी मैंने बताया कि 20% होता है, और उसके बाद में 80% क्या होता है, कैजिन होता है। अब ये जो 20% वे प्रोटीन है, ये वे प्रोटीन अकेला नहीं होता, इसका खुद का निर्माण अलग अलग प्रोटीन से होता है। जैसे अगर हम बात करें, तो जो वे प्रोटीन है, ये वे प्रोटीन जो है, ये दूध के अंदर दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन से मिलके बनता है। इसमें पहला जो प्रोटीन होता है वो होता है लैक्टोग्लोब्यूलिन, लैक्टोग्लोब्यूलिन, जो 55% भाग बनाता है। और इसी वे प्रोटीन के अंदर दूसरा जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं लैक्ट एल्बुमिन, लैक्ट एल्बुमिन, जो करीबन 30% भाग बनाता है। अब ये दो साथ में नहीं होते, इसी वे प्रोटीन में एक और प्रोटीन होता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि IgA हो सकता है, IgD हो सकता है, ये करीबन होता है 15%। तो इस तरह से जो है वे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो वे प्रोटीन में तीन तरह के प्रोटीन्स जो है उसका कंटेंट होता है। लैक्टोग्लोब्यूलिन होता है 55%, लैक्टो एल्बुमिन होता है 30%, और इम्यूनोग्लोबिन होता है IgA, IgD, और ये सब के सब जो है 15% होते हैं। अब इनके अलावा इसके अंदर एक लैक्टोफेरिन नाम का प्रोटीन भी होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन से यानी फेरस से जुड़ करके इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, लैक्टोफेरिन। तो लैक्टोफेरिन नाम का भी प्रोटीन होता है जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। ये एक वे प्रोटीन का कंपोजिशन हो गया, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है काम करता है। अब एक क्वेश्चन हमारी बॉडी को लेकर के ये भी है कि वे प्रोटीन को कब लेना चाहिए, इसका इनटेकन टाइम क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ कंजप्शन, कि वे प्रोटीन को कब खाना चाहिए, व्हेन दिस वे प्रोटीन should be intaken, कि इस वे प्रोटीन को हमें कब खाना चाहिए, किस टाइम में इस वे प्रोटीन को खाना चाहिए, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए, जो लोग जिम जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं, तो जिम जाने के बाद में जो जिम ट्रेनर होता है वो उन जिम जाने वाले लोगों को वे प्रोटीन की सलाह देता है, उनको कहता है कि तुम वे प्रोटीन खाओ। अब वो वे प्रोटीन क्यों देता है, तो इसका रीजन हमने पहले से ही बता दिया था कि वे प्रोटीन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हुए बिना सीधा ही एब्जॉर्ब होता है, और जब ये बॉडी में सीधा एब्जॉर्ब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये फास्ट एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसको फास्ट प्रोटीन भी कहते हैं, फास्ट एब्जॉर्बर प्रोटीन भी कहते हैं।
और ये आपकी मसल्स में तुरंत जाकर के एनर्जी देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है, और डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो ये बॉडी में फास्ट एब्जॉर्ब होगा, और बॉडी में फास्ट एब्जॉर्ब होगा तो सीधी सा बात है कि मसल्स के पास जाकर के ये एनर्जी भी क्या देगा, फास्ट देगा। इसलिए जो है इसको जो है लोग खाते हैं। तो जिम जाने के तुरंत बाद इसको खाना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर डूइंग वर्कआउट when your body need to protein you have to consume whey protein because of their fast absorption। तो ये बॉडी के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आफ्टर वर्कआउट यानी जिम जाने के बाद आफ्टर वर्कआउट आपको ये प्रोटीन जो है वो खाना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं कि क्या वे प्रोटीन सिर्फ मसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, क्या हमारी बॉडी में ये किसी और चीज़ के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता, किसी और सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता, क्या ये सिर्फ हमारी मसल्स के द्वारा ही अवशोषित होता है? तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है नहीं, ये हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के साथ साथ अलग अलग टाइप की सेल के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? मसल्स के द्वारा। ठीक है, तो वे प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? हाईली एब्जॉर्ब बाय मसल्स, हाईली एब्जॉर्ब बाय मसल्स। सबसे ज्यादा इसका अवशोषण कौन करता है? मसल्स, हाईली एब्जॉर्ब बाय मसल्स। अब सबसे ज्यादा ये मसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब क्यों होता है? इसका रीजन बता दो। देखो मैंने आपको मसल्स का टॉपिक पढ़ाया भी था, मसल्स का चैप्टर भी पढ़ाया था, जब मैं क्रिएटिन प्रोटीन का लेक्चर बताया था तब मैंने मसल्स के बारे में डिटेल में बताया था। देखो हमारी जो मसल्स हैं वो छोटे छोटे बंडल से बनी है जिसको हम कहते हैं फेसिकल। उन फेसिकल के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं मसल्स फाइबर। अब उस मसल्स फाइबर में छोटी छोटी यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं सार्कोमियर, और सार्कोमियर का निर्माण मायोफिलामेंट से होता है जिसको हम एक्टिन फिलामेंट मायो या मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। तो अब अगर मसल सेल की बात करें तो जैसे मान लो ये मसल सेल है, तो इस मसल सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं। मसल सेल के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? रिसेप्टर। मान लो यहाँ पर रिसेप्टर है, इधर है रिसेप्टर। अब इन रिसेप्टर को ये कहा जाते हैं, सुनो इधर, ये आपके पास क्या है? मसल सेल है, मसल सेल, और ये मसल सेल के ऊपर क्या है? रिसेप्टर। ठीक है, अब इन रिसेप्टर को ये कहा गया है कि तुम उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना जिसके पास अमीनो एसिड के फॉर्म में ल्यूसिन हो, जिसके पास अमीनो एसिड के फॉर्म में आइसोल्यूसिन हो, और जिसके पास अमीनो एसिड की फॉर्म में वैलिन हो। यानी आपके पास किसी भी टाइप का प्रोटीन आए तो आप उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना जिसके ऊपर दो कंडीशन अप्लाई होती है, जिसके ऊपर दो कंडीशन लागू होती है। पहली कंडीशन, आने वाला जो प्रोटीन है उसमें 3 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होने चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होने चाहिए, और वो अमीनो एसिड कौन से हैं? या तो उसके पास ल्यूसिन होना चाहिए, या उसके पास आइसोल्यूसिन होना चाहिए, या उसके पास वैलिन होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रोटीन आपके अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मसल्स की सेल्स में आने की कोशिश कर रहा है, उसके पास, उस प्रोटीन के पास ये 3 अमीनो एसिड होने चाहिए, और 3 में से ये ल्यूसिन तो होना ही होना, 100% होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। पहली शर्त तो ये होगी। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि जो भी प्रोटीन आ रहा है उसके अंदर ब्रांच चेन अमीनो एसिड होना चाहिए। ब्रांच चेन अमीनो एसिड मतलब BCAA, BCAA कंडीशन होनी चाहिए। BCAA का मतलब होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड की ऐसी चेन होनी चाहिए जिसके अंदर ब्रांचिंग हो, जिसके अंदर शाखाएं हो। एक तो प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड की श्रृंखला से। तो एक तो अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है, और एक प्रोटीन बनता है जिसमें अमीनो एसिड की श्रृंखला भी हो, साथ साथ शाखाएं भी हो, बहुत सारी ब्रांच भी हो। तो मसल्स की सेल के रिसेप्टर को ये कहा गया है कि यू विल एब्जॉर्ब और यू विल डिटेक्ट और यू विल एंटर दोज प्रोटीन विच हैव अमीनो एसिड इन फॉर्म ऑफ ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन, और इनमें से इंपॉर्टेंट है ल्यूसिन। इसके अलावा दे प्रोटीन कंटेंट ब्रांच चेन अमीनो एसिड, यानी ऐसे अमीनो एसिड की श्रृंखला होनी चाहिए जिसके पास ब्रांच हो। तो ये दो चीजें, अब जैसे ही किसी प्रोटीन के अंदर ये दो चीजें मिलती है, वो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जो है सीधा का सीधा मसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होकर मसल्स के अंदर चला जाता है। अब आपकी मसल्स के अंदर जो प्रोटीन गया है एक्चुअल में ये क्या है? BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई कि मसल्स के द्वारा ये प्रोटीन क्यों एब्जॉर्ब होता है,
क्योंकि मसल्स के पास ही रिसेप्टर होते हैं जो इस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मसल्स उन प्रोटीन को पहचानता है जिसके पास ल्यूसिन हो और ब्रांच चेन अमीनो एसिड हो, और दोनों ही कंडीशन इस प्रोटीन के पास अच्छे से दिखने को मिलती है। सो वी हैव टू से दैट दिस प्रोटीन इज हाईली एब्जॉर्ब बाय मस्कुलर सेल्स। अब जैसे ये प्रोटीन आपकी मसल्स में चला जाता है, अब ये क्या करेगा, ये आपकी मसल्स के अंदर डीएनए के अंदर चेंजेस लाना शुरू कर देगा। ये मसल सीधा डीएनए के ऊपर अटैक करेगा, और डीएनए के अंदर एक रीजन होता है, या हम इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जीन के अंदर एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं एमटीओआर। एमटीओआर का मतलब होता है कि मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स। एमटीओआर की फुल फॉर्म बढ़ाते हैं मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो अब ये कॉम्प्लेक्स आपके डीएनए में होता है। डीएनए में क्या होती है, जीन होती है। जीन क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इसका मतलब ये है कि आपके डीएनए के थ्रू कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले प्रोटीन बनते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एमटीओआर, यानी मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स। अब जो आपकी मसल सेल के अंदर BCAA नाम का प्रोटीन आया है, ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड आया है, दिस ब्रांच चेन अमीनो एसिड विल एक्टिवेट एमटीओआर। ये क्या करेगा, एमटीओआर को एक्टिवेट करेगा। अब जैसे ही आपकी बॉडी में एमटीओआर एक्टिवेट होगा, अब क्या होगा, तो देखो वापस बताते हैं कि ये है ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ये आपकी मसल्स के पास गया, और मसल्स के अंदर डीएनए को ट्रिगर किया, और डीएनए को ट्रिगर करने के बाद आपकी बॉडी में एमटीओआर यानी मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स, इनको क्या कर दिया, एक्टिवेट किया। तो इस प्रोटीन ने इसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया, तो इसके एक्टिवेशन के बाद आपकी बॉडी के अंदर मसल सेल के अंदर दो प्रोटीन भी एक्स्ट्रा प्रोटीन भी जो है एक्टिवेट होंगे। पहले तो एमटीओआर एक्टिवेट हुआ, एक प्रकार का प्रोटीन, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेशन के बाद अब ये एमटीओआर जो कि एक्टिवेट हो गया, ये आगे दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन को भी एक्टिवेट करेगा। इसमें से एक प्रोटीन है P70S6K, और एक प्रोटीन होता है 4EBP1। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है P70S6K, और एक प्रोटीन होता है 4EBP1। ये दो प्रोटीन है, इनको एक्टिवेट किया। इन दोनों को एक्टिवेट किसने किया, इन दोनों को एक्टिवेट किया एमटीओआर ने, और एमटीओआर को एक्टिवेट किसने किया, BCAA ने। तो BCAA विल एक्टिवेट टू एमटीओआर, एंड फाइनली एमटीओआर विल एक्टिवेट टू टू अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन P70S6K और 4EBP1। अब ये एक्टिवेट हो गए, अब क्या होगा, अब सुनो आगे। अब जैसे P70S6K एक्टिवेट हो गया, तो ये P70S6K जो है वो मसल्स के अंदर, ये जो आपको मसल्स दिख रही है, इस मसल्स के अंदर छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री होती है। तो ये P70S6K क्या करता है, ये मसल्स के अंदर राइबोसोम को एक्टिवेट करता है। और आपको सबको पता है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, यानी आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाने वाली जो फैक्ट्री ये राइबोसोम है। जैसे ही राइबोसोम एक्टिवेट होंगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन तो पहले भी बन रहे थे, पर हम कह सकते हैं अब ज़्यादा प्रोटीन बनना शुरू होगा, क्योंकि राइबोसोम क्या होंगे, एक्टिवेट हो गए। अब दूसरी तरफ जो ये वाला जो प्रोटीन दिख रहा है 4EBP1, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में ट्रांसलेशन को बढ़ा देता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में RNA से प्रोटीन बनना है। अब एक तरफ आपका राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद कर ही रहा है, इधर आपकी बॉडी में जो RNA है वो भी तुरंत जो है प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पहले भी प्रोटीन तो बन रहे थे, पर जैसे ही आपने एज यू कंज्यूम वे प्रोटीन, दिस वे प्रोटीन कंटेंट BCAA ब्रांच एंड अमीनो एसिड, दे हिट द plasma membrane of muscle cell will detect it. BCAA amino acid will enter inside the muscular cell and then activate mTOR, and mTOR will activate two other types of protein P70S6K and EBP and 4EBP1। और उसके बाद में क्या होगा, राइबोसोम और ट्रांसलेशन दोनों की प्रोसेस शुरू होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन बनाने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे ही प्रोटीन की स्पीड बढ़ जाएगी बनने की, तो हम ये कह सकते हैं कि मसल्स में इतने सारे प्रोटीन बनेंगे कि रिजल्टिंग होगा क्या,
होगा ये कि जैसे ही मसल्स में प्रोटीन बनने की स्पीड बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो माइलिन शीथ है, या हम कह सकते हैं कि जो मायोसिन जो मायोफिलामेंट है, ये मायोफिलामेंट काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, और मायोफिलामेंट एक्टिवेट होने से आपके मसल्स मास इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसल्स मास इंक्रीज हो जाएगा। और जब मसल्स मास इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि आपके मसल्स में तुरंत एनर्जी भी बढ़ेगी और मसल्स बनना भी शुरू होगी। तो मसल्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? वे प्रोटीन का बॉडी में जाना। ये हमारे बात हो गई कि मसल्स में किस टाइप से वे प्रोटीन काम करता है और क्यों मसल्स पे काम करता है। अब थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि क्या हमारी बॉडी में मसल सेल ही वे प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी की लगभग बहुत सारी सेल जो है वे प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि वे प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि यह आपके शरीर में उन एटम्स को नष्ट करता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री रेडिकल की तरह काम करता है। तो बॉडी में कई ऐसे एटम्स होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, यानी जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो किसका काम करते हैं? फ्री रेडिकल का। अब ये फ्री रेडिकल जो है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्री रेडिकल अगर हमारी बॉडी में है तो आपकी बॉडी में कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इन फ्री रेडिकल को ख़त्म करने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट काम आता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटाथियोन। और ये जो ग्लूटाथियोन है, ये ग्लूटाथियोन और कहीं से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको एक प्रकार से जो है वे प्रोटीन से। और ये ग्लूटाथियोन आपके शरीर के अंदर क्या करेगा? फ्री रेडिकल को खत्म करेगा, जिससे आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों से रक्षा हो सकती है। अब बात आती है कि मार्केट में कितने तरह के वे प्रोटीन मिलते हैं। तो मार्केट की अगर बात करें तो जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको तो वो तो कोई भी डब्बा पकड़ के आ जाते हैं। बट मार्केट में हमें 3 तरह के वे प्रोटीन की वैरायटी देखने को मिल जाती है। एक मार्केट में वे प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है वे कॉन्सेंट्रेट। वे कॉन्सेंट्रेट ये वो प्रोटीन है जिसके अंदर वे प्रोटीन के साथ लैक्टोज शुगर भी होती है और थोड़ी बहुत फैट भी होती है। तो ऐसे लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंट का मतलब है कि जिनको दूध पाचन नहीं हो रहा है या लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होता, उनको वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बाकी कोई भी लोग जो है वे कॉन्सेंट्रेट नाम का वे प्रोटीन ले सकते हैं। मार्केट में दूसरा जो वे प्रोटीन होता है उसको कहते हैं वे आइसोलेट। वे आइसोलेटेड, नाम से पता चल रहा है आइसोलेटेड का मतलब अलग करना, यानी ऐसा वे प्रोटीन जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि लैक्टोज और फैट को जो आइसोलेट कर दिया, रिमूव कर दिया, 100% नहीं पर थोड़ा बहुत। अब थोड़ा बहुत भी रिमूव करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर भी लैक्टोज और फैट है पर उसका अमाउंट थोड़ा कम है। तो ये प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है, ठीक है, अगर आप लैक्टोज और जो है फैट को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते। थर्ड नंबर का जो वे प्रोटीन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर इन दोनों से अलग होता है, जिसको कहते हैं वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसिट। वे हाइड्रोलाइसिट। हाइड्रोलाइसिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जो है डिजोल्व करना। जो लोग सूप के रूप में या लिक्विड के रूप में वे प्रोटीन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हो, सीधा बॉडी में एब्जॉर्ब हो, तो वो पहले से हाइड्रोलाइज कंडीशन में आता है, यानी ये आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और फास्ट एब्जॉर्ब होता है। पर एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोटीन आपकी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में इतना जल्दी और फास्ट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक कर सकता है। इंसुलिन स्पाइक का मतलब है कि ऐसे लोगों में इंसुलिन की जो मात्रा है वो एकदम से बढ़ जाती है, और एकदम से बढ़ जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टिविटी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों में फर्दर डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वे प्रोटीन को लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातों को लेकर के प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। एक तो ये कि ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर जैसे जिसकी किसी का हाइपरटेंशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या किसी की फैमिली हिस्ट्री में किडनी की प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, रीनोपैथी हो चुकी हो, तो वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन एक्चुअल में प्रोटीन है और प्रोटीन में अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में यूरिया है, सॉरी अमीनो एसिड में जो है नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन यूरिया बनाएगा। यूरिया को फिल्टर कौन करता है? किडनी। तो किडनी पे लोड बढ़ सकता है। अब क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर अगर फैमिली हिस्ट्री में हो तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है। तो इफ फैमिली हिस्ट्री इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और सफरिंग फ्रॉम किडनी और रिनल डिसऑर्डर और सफरिंग फ्रॉम एनी डायबिटिक डिसऑर्डर, तो ऐसे लोगों को वे प्रोटीन जो है वो लेने से पहले किसी डाइटिशियन से सलाह लेनी चाहिए, या हम कह सकते हैं किसी
पर्टिकुलर क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। इसके अलावा वे प्रोटीन हम आराम से ले सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, उसके बाद में वे प्रोटीन क्या होते हैं, उसको किससे प्राप्त करते हैं, वो कैसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वो मसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और बॉडी के सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, तो वो क्या फ़ायदा करता है। इसके अलावा हम लोगों ने इसके बारे में आसपास की जितनी भी बातें हैं वो पढ़ ली। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह के लेक्चर्स को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको जब भी मैं लेक्चर जो है अपलोड करूं तो तुरंत ही आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप जो है इस लेक्चर्स को देखें। साथ ही साथ इस चैनल को शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करें।